हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जादव। हमारे यूट्यूब चैनल जाफी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक को लेकर के यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी। आंकड़ा से आधारित प्रश्न रहेगा यहाँ पे। देखो, ये जो चैप्टर है ये खास करके रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम्स आने वाला है उसमें भी पिछले बार देखा गया था कि सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये मान करके चलिए कि आपका यदि एसएससी जीडी में यदि एग्जाम में आ जाता है तो आपका क्वेश्चंस ना छूटे, उसी को लेकर के आज हम इस चैप्टर को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो, यहाँ पे इस टॉपिक में आप ध्यान में रखना कि जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी तरीके के क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आज के बाद जो भी सांख्यिकी से प्रॉब्लम था वो हम गारंटी लेते हैं कि आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस टॉपिक से सांख्यिकी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आफ्टर, उसके बाद हम लोग जो है उस सभी को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सांख्यिकी देखो, एक चैप्टर जो है सांख्यिकी, इसका मतलब ही होता है आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, आंकड़ा संख्या से रिलेटेड सवाल रहेगा इसमें। किससे रिलेटेड दोस्तों? संख्या से रिलेटेड इसमें सवाल रहेगा। आपको आंकड़े दिए हुए रहेंगे, उसी आंकड़े के आधार पर आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम आपको बता रहे हैं कि स्टैटिक्स में जो है ये सारे सवाल जो आपको पूछे जाएंगे, मीन पूछे जाएंगे, मीडियन पूछे जाएंगे, मोड पूछे जाएंगे, रेंज पूछे जाएंगे, मीन डिविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। ये सभी सवाल हम लोग पहले समझेंगे कि ये टॉपिक है क्या, कैसे निकाला जाता है। जब ये समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज इस वीडियो में यदि आप समय दे देते हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉन्ग हो जाए वीडियो, तो आप जैसे समझते हैं उस अनुसार से आप देख सकते हैं, लेकिन आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस टॉपिक से दोबारा नहीं कहीं क्लास करना पड़ेगा, नहीं फिर दोबारा कोई वीडियो देखने का नौबत आएगा। तो आप ध्यान से समझिए और सीखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आपको पहले बताएं कि यहाँ पे आंकड़ा से रिलेटेड सवाल रहेगा। देखो, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए हम सबसे पहले इस सभी टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे क्या होता है, ठीक ना। उसके आधार पर हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, कोई जो हम एक एग्जाम्पल लिए तो आपका एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन रहेगा, उससे आपको सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक एग्जाम्पल में, एक डाटा में एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो, कोई कोई डाटा आपको हो सकता है लेंदी हो जाए, क्योंकि हम एक ही डाटा से सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, फार्मूला रटना नहीं, फार्मूला रट करके आप परेशान हो जाएंगे, समझ जाएंगे ना तो आप जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलेंगे, ये गारंटी लेते हैं। और आज हम आपको वही कोशिश करने चाह रहे हैं कि आप समझ जाए कि जितने भी सांख्यिकी में क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे बनता है, कैसे एक दूसरे से रिलेट है, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह से आपका कुछ डाटा दिया रहेगा, ठीक है। सांख्यिकी का जितने भी सवाल रहेंगे उसमें सबसे पहले इस तरह से कुछ डाटा यहाँ पे दिया रहेगा। इस डाटा को जो है आप एक, यदि आपको देखो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं लगभग क्वेश्चंस के लिए, आप एक चीज हमेशा कर लिया कीजिए। आपको मान लिया ऑनलाइन एग्जाम्स आपका हो रहा है, आपका स्क्रीन पर एग्जाम्पल में डाटा दिखेगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट दे दिया रहेगा कि ये जो है बढ़ते क्रम आ तो घटते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर आ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक ना। तो यदि वैसा नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको बढ़ते क्रम आ तो घटते क्रम में लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर आ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो जनरली क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग बढ़ते क्रम में ही लिखते हैं, ठीक ना, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में इस डाटा को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, देखो यहाँ पे। तो जो भी डाटा रहेगा उसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है जितने भी तरह के क्वेश्चन है सभी को हम लोग समझते हैं। तो अच्छा से आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला इसमें है क्या? मीन निकालना, माइनस निकालना। अब देखिए दोस्तों, जो भी मीन से परेशान है, मीन निकालने के लिए तो उसको ये समझ में आना चाहिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको कहता है सर मीन मीडियन मोड समझ में नहीं आता है। इतना इजी है कि आप इससे ज्यादा इजी चाहते क्या है बताइए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछे। मीन का मतलब होता है एक तरह से औसत। आप औसत भी नहीं पढ़े तो फिर क्या था, औसत आने क्या, एवरेज। आप एवरेज टॉपिक पढ़े हैं ना, एवरेज निकालने जानते हैं तो समझो कि मीन निकालने जानते हैं। जो आपको एवरेज में पढ़ना है वही आपको मीन में पढ़ना है।
एक तरह से एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या से भाग दे देते हैं, तो एवरेज निकलता है। तो जो एवरेज होता है वही मीन होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मीन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका जो मीन निकलेगा ना, तो देखो क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो सबको जोड़ेंगे, एक बार समझने के लिए हम डिटेल से लिख देते हैं। आपको देखो फॉर्मूला जिसको जिसको लगता होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो आप कॉपी में लिखते चले जाइए, ताकि आपको आगे आने वाले बार बार वीडियो देखना ना पड़े। और इतना ध्यान में रखिए कि जो भी बताते हैं आप वीडियो को, यदि आपको धीरे समझ में आता है तो वीडियो को रोक करके धीरे से देखिए, और जो जो भी लगता है इंपॉर्टेंट है उसको लिख लिया कीजिए। आज के बाद आपको सांख्यिकी चैप्टर का वीडियो तो नहीं देखना पड़ेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो देखो औसत कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, 8 + 3 + 3 + 1 + 8 + 4 + 1 + 4 + 4, और जितने भी संख्या है, जितने भी टर्म्स है उससे डिवाइड। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है, इसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देख लो दोस्तों, 8 और 3 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 27 और 1 28, 28 और 32, 32 और 36, यानी कि 36 बटे 9 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4, यानी कि इसका मीन हो जाएगा कितना, 4। समझ में आ गया। अब सिंपल एवरेज निकालना, मीन का मतलब होता है एक तरह से एवरेज, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एवरेज नहीं पढ़े तो एवरेज के लिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो डालेंगे, तो समझ लेना कि एवरेज बहुत ही इजी चैप्टर होता है समझने के लिए, ठीक ना। तो मीन समझ में आ गई आपको कि एवरेज निकालना है। इसके लिए अब आप चाहे तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, समझना है। दूसरा दोस्तों देखिए क्या होता है, मीडियन। मीडियन होता है माध्यिका। माध्यिका कहने का मतलब जो मध्य में बैठा हो, जो बीचों बीच बैठा हो, उसी को हम मध्य बोलते हैं। तो देखो इसी के लिए, देखो अब इसके लिए बोले कि सर हम यहाँ पे इसको आरोही क्रम में लिखें, तो इसको क्यों नहीं जोड़े, इसको क्यों, दोनों को जोड़ेंगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, इसको जोड़ ला तो इसको जोड़ लो। लेकिन यहाँ पे जब बनाएंगे ना माध्यिका, तो माध्यिका में क्या करना है कि आप उसको बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में पहले लिखो, और उसमें से जो बीच में बैठा हो, जो सबसे बीच में बैठा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे इसके लिए समझो, इसको हम लोग क्या किए कि देखो इसको हम आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, इसमें से सबसे बीच। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन आता है, समझो ध्यान से। पहले यहाँ पे अभी जो है n बराबर कितना है आपका 9 है, आप 9 को आप आराम से कह सकते हैं कि बीच में कौन बैठा होगा, पांचवा टर्म, 4 इधर से 4 इधर से 8 हो गया, बीच में पांचवा टर्म। तो बीच में पांचवा टर्म इसका निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, किसका, पहले आपको सजा लेना है बढ़ते क्रम में। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी कि इसका ये कितना हो जाएगा, पांचवा टर्म 4 हो जाएगा, तो इसका मीडियन भी क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सेम हो गया तो सेम ही होता है, जरूरी नहीं है, अलग अलग होता भी, ठीक ना। अब देखिए सर बोलेंगे कि यहाँ पे जो ज्यादा टर्म रहेगा तो काउंट करेंगे, सजाएंगे, काउंट करेंगे बीच में कौन होगा। अब सिंपल देख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं होता है, रटना नहीं है, रटना चाहते तब रट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझो कि 9 टर्म है, तो 9 टर्म को कैसे, 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो बीच में एक बचेगा तभी ना 9 आएगा। यदि मान लो वर्ड के लेकर चल रहे हैं, मान लो 25 टर्म रहेगा, तो सिंपल समझो 25 टर्म है, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 12 इधर 12 इधर, बीच में एक बचेगा तभी 25 टर्म होगा, यानी कि 13वां टर्म हो रहा है, यहाँ पे 5वां टर्म हो रहा है ना, समझ आ रहा है। तो कैसे निकलता है, तो यहाँ पे आप इसके लिए ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा टर्म जो होता है मीडियन होता है, मीडियन जो हो जाता है वो n+1 अपॉन 2th टर्म हो जाता है, ठीक ना। पहले इस तरह से लिखेंगे, यानी कि जैसे देखो यहाँ पे 9 था, तो 9+1 अपॉन 2 कहने का मतलब 5th। अब 5 आंसर नहीं दे देना, 5th टर्म है, तो देखो 1 2 3 4 5वां टर्म, यानी कितना, 4 होगा। अब बात रह गई कि n अगर सम संख्या हो, n क्या हो, सम हो, ये तो वर्ड था, विषम था। n अगर इवेन रहे, क्या रहे, इवेन रहे, तो उस केस में क्या करेंगे, तो समझो। इसमें एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 5 6 7 8 9। अब कहेंगे सर इसका मीडियन क्या होगा, तो सिंपल देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, n बराबर यहाँ पे हम 6 लिए हुए हैं, ठीक ना। अब 6 मिलेंगे तो आपको पता चलेगा
कि 3 इधर बीच में तो कोई बचा ही नहीं, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? तो उस केस में क्या करना होता है, 2 इधर लेना है, 2 इधर लेना है, बीच में 2 टर्म को बचा लेना है। दोनों से जो बीच में बचेगा उसका 2 टर्म को बचा लेना है और उस दोनों टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो वही इसका क्या निकल जाता है, इसका मीडियन निकल जाता है। तो 6 और 7 13 हो जाता है, 13/2 करने का मतलब हो जाएगा कितना, 6.5। अब यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं सोचिए कि अभी 4 बता दिए, ये अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो जब इवन टाइम्स रहेगा तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, तो बीच वाले दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग दे देते हैं, ठीक है। अब बोले कि इसके लिए हम कौन सा टर्म ऐड करें, इसके लिए भी आप ध्यान में रख सकते हैं क्या चीज, कौन कौन टर्म होता है, तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ये इसका मीडियन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखो n बराबर 6 था ना, तो 6/2 यानी कि तीसरा टर्म और चौथा टर्म बटे 2 कर देंगे, दोनों का सम को 2 कर देंगे, तो ये मीडियन निकल जाता है। तो n अगर इवन संख्या हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मीडियन। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें है मोड। तो मीन समझ में आ गया, मीडियन समझ में आ गया, अब आया मोड। अब इसमें देखो मोड क्या है, मोड मोड मतलब होता है बहुलक। बहुलक मतलब समझो कि जो ज्यादा बार यूज हुआ, जो संख्या ज्यादा बार यूज हुआ हो उसी को बहुलक कहते हैं। इसमें कोई चीज होता ही नहीं, बहुलक मतलब जो संख्या बहुत ज्यादा बार यूज हुआ हो उसको हम लोग बहुलक बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन यूज हुआ है, एक तो हुआ है, एक 2 बार, 3 भी हुआ है 2 बार, लेकिन 4 हो गया है 3 बार, 8 भी हुआ है 2 बार, लेकिन 4 हो गया है 3 बार, इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आंसर बहुलक कितना, मोड कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो उस श्रेणी में उस संख्या जो दिया हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा टाइम्स यूज होगा जो डिजिट, उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन आता है कि मान लेते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल रहता 3 3 3, ठीक ना, 4 4 4 5 6 9 9। अब बोलेंगे कि सर इसमें बहुलक कौन होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे 3 भी 3 बार आया हुआ है, 4 भी 3 बार आया हुआ है, एक सब तो नहीं है, दो ये 2 बार आया है, एक बार आया है, तो यहाँ पे बहुलक हम 4 को दें कि 3 को दें, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि बहुलक दोनों होगा, 3 और 4। बहुलक जो होगा वो दोनों होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। समझ में आ रही बात। तो बहुलक एक से ज्यादा भी हो सकता है, समझ में आ रही ना बात, एक से ज्यादा भी बहुलक हो सकता है। यदि एक से ज्यादा बार कोई रिपीट कर रहा हो, जैसे यहाँ पे 3 जो है भी 3 बार आया है, 4 भी 3 बार आया है, तो इसका जो बहुलक 3 और 4 दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज, परिसर, रेंज। अब देखो रेंज, रेंज जो है ये तो एकदम इजी समझना है। रेंज, तो रेंज मतलब होता है कि आपको देखो, अब मान लो रेंज आपका देखते हैं, स्पीड देखते हैं, तो स्पीड कैसे नापते हैं, आपको 0 से कितना स्पीड जो होता है ना, कि परिसर रेंज गाड़ी का जो कभी कभी देखते हैं गाड़ी का स्पीड है कि 3 मिनट में इतना, एक 10 सेकंड में इतना इसका परिसर हो जाता है, इतना पिकअप पकड़ लेता है, इस तरह से जो भी वाले सिंपल समझो कि रेंज है। तो रेंज कहने का मतलब जो होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करते हैं तो क्या निकल जाता है, रेंज निकल जाता है। तो बड़ी संख्या इसमें से 8 है, छोटी संख्या कितना 1 है, ये दोनों का अंतर यानी कितना 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक ना। तो रेंज कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। परिसर कहने का मतलब क्या चीज, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो तो वही क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, ठीक ना। रेंज कहने का मतलब देखो, यानी कि 8 - 1 यानी कि 7, यानी कि 1 से 8 तक का जो रेंज है वो कितना है, 7 है, ठीक ना। इसी को रेंज बोलते हैं। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे जो है उसको समझना है ध्यान से, ठीक ना। अब आपको जिसको देखो नेक्स्ट क्या है समझो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इसी का है, मीडियन निकालने के लिए, बाकी आप निकाल सकते हैं। अब आपका है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। अब ये माध्य विचलन क्या है, तो सबसे पहले देखो विचलन, विचलन ये टर्म क्या है। विचलन मतलब एक तरह से विचलित हो जाना, अपने पथ से विचलित हो जाना, मन विचलित होना, मतलब समझ में आ रहा है ना, मन विचलित हो गया है, यानी कोई कहीं घूमने गया
वहां पे कुछ अलग काम से गया था, कुछ अलग काम करने लगा। मन विचलनी पथ से मुंह मोड़ लेना, एक तरह से समझने के लिए, ठीक है। इसका मतलब देखो कि मीन जो डिविएशन होता है कि वो कितना विचलन हो गया अपने पथ से, जितना में जाना चाहिए उसमें से कितना वो विचलित कर लिया अपने आप को, उसी को हम लोग विचलन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो कि ये जो होता है ये दो तरीके से निकाला जाता है, समझना है। ये मीन के भी रिस्पेक्ट में निकाला जाता है और मीडियन के भी रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये मीन के टर्म में भी निकाला जाता है और मीडियन के टर्म में भी, लेकिन ध्यान में रखना है दोस्तों कि जनरली हम इसको मीन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मीन के संदर्भ में निकालते हैं। मीडियन के संदर्भ में तब निकालेंगे जब क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि आप मीडियन के संदर्भ में मीन डिविएशन कितना होगा, यानी कि माध्यिका के संदर्भ में विचलन, माध्य विचलन कितना होगा, तभी निकालेंगे। नहीं तो यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो हम हमेशा किससे निकालेंगे, तो माध्य के रिस्पेक्ट। जिस तरह से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाएंगे, पढ़ाते समय हम लोग बताए थे कि प्रॉफिट और लॉस का कंपेयर हमेशा किससे करते हैं, क्रय मूल्य से। लेकिन कोई बंदा अगर कहे कि नहीं हम प्रॉफिट और लॉस का कंपेयर सेलिंग प्राइस से कर रहे हैं, तो उसको मना तो आप नहीं कर पाएंगे, उस केस में क्या करना होगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि जनरली हम मीन डिविएशन का किससे कंपेयर करते हैं, किससे निकालते हैं, तो मीन से निकालते हैं, माध्य से निकालते हैं। और जब कहीं कभी कभी कह दे तो उस केस में हम मीडियन से निकालते हैं। निकालने का तरीका दोनों का एक ही है, ठीक ना, निकालने का तरीका जो दोनों का है वो एक ही है। तो समझो कि आप निकालते कैसे हैं, ठीक ना। अब देखो अभी यहाँ पे बोले कि मीन डिविएशन होता है कि विचलन, अपनी पथ से विचलित कितना हो गया। अब ये निकालने के लिए आप सिर्फ समझो सबसे पहले कि हम जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं मीन डिविएशन, ठीक ना, मीन डिविएशन निकाल रहे हैं मीन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मीन के संदर्भ में। अब देखो कि ये जो है कैसे निकलते हैं, समझना है, फॉर्मूला नहीं रटना, समझ लेना। यहाँ पे क्या है कि मीन है कितना, इसका भी मीन हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, 4, इसका 4 4 4 4 4 4 4 4। देखो इस तरह से हम, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में 4 4 4 4 लिखना है, सिर्फ समझना है, समझने के लिए साथ कर रहे हैं, ठीक ना। अब ये देखो जो संख्या और मीन का अंतर, संख्या और मीन के अंतर कितना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे अंतर कितना है 1, यहाँ पे अंतर कितना है 1, यहाँ पे अंतर कितना है 3, यहाँ पे अंतर कितना है 4, यहाँ पे अंतर कितना है 0, 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 है ना, समझ में आ रही बात। तो क्या करना है, संख्या और मीन के अंतर का योग बटे नंबर ऑफ संख्या, समझ में आ गया, नंबर ऑफ टर्म। तो संख्या क्या करना है, कैसे निकलता है, तो संख्या और माध्य, संख्या और माध्य के अंतर का योग, अंतर का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। समझ में आ रही है बात, यानी कि जो इसका अंतर है। अब यहाँ पे देखिए, बोलिए सर इसका अंतर कितना, 4, यहाँ पे इसमें करेंगे तो -1। साइन को इग्नोर कर देना है दोस्त, साइन को नहीं लेना है, ठीक ना। तो साइन को आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, साइन को नहीं लेना है। तो सिर्फ अंतर को लिखेंगे। देखो 8 में से 4, दोनों के बीच का 4 का अंतर, यहाँ पे 3, 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती लिखे हैं 0, यहाँ पे 4 में 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंतर रहेगा वो आपका 3 का अंतर है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक ना। सबको जोड़ लेंगे। अब देखो जोड़ो सबको, कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0, यानी कितना हो जाएगा, बटे कितना संख्या था, 9 संख्या था। तो 3 और 1 कितना, 4, 4 और 1 5, यहीं से देख लो, 3 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 और 3 हो जाएगा कितना, 16, 13 और 3 16, यानी कि हो जाएगा कितना, 16 बटे 9। 16 बटे 9 करने का मतलब जो भी आएगा निकाल लो, ठीक ना, समझ में आ गई बात। तो मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं, तो मीन डिविएशन कैसे निकलता है, तो संख्याओं, समझना क्या कह रहे हैं, जो संख्या दिया रहेगा, नंबर्स और माध्य के अंतर का योग, यानी कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन एंड
numbers sum of difference of mean and numbers upon total number of terms, ठीक है, यानी कि संख्या और माध्य के बीच के अंतर का योग बटे पदों की संख्या, ये इसका क्या कहलाएगा, मीन। यानी कितना निकला इसका, ये यदि निकालेंगे तो 16/9 निकला। कितना निकल गया, 16/9। अब देखो इसमें, अब हम जिसे कह रहे हैं कि यहाँ पे निकालेंगे मीडियन के टर्म में, देखो ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं कि इसके किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, मीडियन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो जहां पे माध्य था वहां पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ माध्य का, क्या ले लेंगे, माध्य का, जहां पे माध्य था वहां पे हम ले लेंगे माध्य का, ठीक है। तो माध्यिका से अंतर, अभी यहाँ पे देखो इस केस में माध्यिका भी तो सेम ही है, 4 ही है, तो उसका भी आंसर यही आएगा, लेकिन निकालने का तरीका दोनों सेम ही होगा, ठीक ना। चलिए हम लोग देख लिए मीन डेविएशन। अब देखो यहाँ पे समझो, नेक्स्ट आपका जो है वेरिएंस, नेक्स्ट है वेरिएंस, ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेरिएंस। अब वेरिएंस में क्या है, देखो वेरिएंस कहने का मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि जो आप मीन डेविएशन निकाले हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट में। तो जो मीन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन जो निकलता है उसी का स्क्वायर का सम करते हैं, उसी का स्क्वायर का सम करते हैं। यानी कि यहाँ पे यदि देखें तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखो इसको हम डिटेल से एक बार परिभाषित कर दे रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो संख्या तथा माध्य के अंतर के वर्गों का योग, संख्या तथा माध्य के अंतर के वर्गों का योग, के वर्गों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी कि सिंपल समझो, जो मीन डिवीजन निकाले थे ना, वहां पे सिर्फ स्क्वायर हम नहीं करते थे, यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है बस, और कुछ नहीं, सेम है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक ना। वहां पे हम लोग क्या करते थे, सिर्फ डिफरेंस का सम करते थे। वेरिएंस जब पूछे आपको, वेरिएंस का देखो बहुत सारा हिंदी में मीनिंग होता है, सभी मीनिंग पूछा गया है, विचरण, प्रसरण, प्रसार और प्रसरण, ठीक ना। तो इसमें क्या करना था कि सिर्फ जो संख्या और माध्य के बीच के अंतर के वर्गों का योग बटे पदों की संख्या कर देते, ठीक ना। हम देखो यहाँ पे समझो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर फिर से 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अपन 9 कर देते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 16 और 1 17 और 1 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 आपका हो जाएगा, देखा जाए तो 18 2 20 27, 27 और 16 हो जाएगा आपका 27 और 3 30, 40, 43, 43 और 9 जो हो जाएगा आपका 43 और 9 हो जाएगा आपका कितना, 52। तो 52 बटे कितना हो जाएगा, 9। अब एक बार देख सकते हैं, इसको ऐड करके देख लेना, ठीक ना, जो भी होगा समझ में आ गया, सीधी बात, हमको सिर्फ समझाना था यहाँ पे जो भी था। तो यह निकलता है क्या, वेरिएंस, ठीक है, समझ में आ गई बात। वेरिएंस कैसे निकलते हैं, तो संख्या और किसके बीच, संख्या और माध्य के बीच के अंतर के वर्गों का योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर क्या निकल जाता है, वेरिएंस, प्रसरण निकल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या निकला, वेरिएंस 52/9। अब अगला देखो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो एकदम इजी, सिर्फ ये तो समझना था, सिर्फ यही तो वेरिएंस इसमें सिर्फ समझना था, ज्यादातर ये पूछा जाता है प्रसरण जो दिया रहता है, ठीक ना। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस निकाले हैं आप उसी का स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल निकाल लो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता है। यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे जो हो जाएगा, अंडर रूट निकाल दो क्या चीज, 52/9 को, यानी कि रूट 52/3, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक ना। आपको देखो बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी का प्रसरण जो है दिया रहेगा तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा। कहेगा कि किसी का प्रसरण यदि 36 है, प्रसरण 36 है, वेरिएंस 36 है, तो मानक विचलन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे।
कभी कभी इसी तरह से कहेगा कि किसी का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फिर स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो रहेगा, मानक विचलन अगर दिया रहेगा और वेरिएंस पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब एक नेक्स्ट यहाँ पे है क्या, नेक्स्ट 8 नंबर जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ये समझना कि ये इसका जो आंसर रहता है ना दोस्तों, हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है। एक तरह से आपको परसेंटेज पूछा गया, तब किसका परसेंटेज पूछा गया है वही समझना, किसका परसेंटेज पूछा गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब एक तरह से परसेंटेज, तो किसका परसेंटेज, तो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है, स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है वही आपको पूछा जाता है इसमें। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है, इसको ऐसे लिख लीजिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मानक विचलन। हिंदी में क्या बोलेंगे, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। ये होता है 8 नंबर का जो आंसर। ठीक है, तो एक तरह से परसेंटेज पूछता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मीन का कितना परसेंट है वही आपसे निकालने के लिए पूछता है। तो इसका आंसर जनरली परसेंटेज में दिया रहता है। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया ना बात, सारा चीज, कोई दिक्कत? एक बार हम लोग देखो ध्यान से, एक बार फिर से आपको ब्रीफ में आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज हुआ था इसमें। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझा देते हैं, समझो। क्या कहते हैं, मीन कहने का मतलब एक तरह से औसत, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल लेना है, औसत निकाल लेना है। मीडियन कहने का मतलब जब संख्या जो दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में लिख लेना है, आरोही क्रम में लिख लेना है, उसमें से जो सबसे बीच में बैठा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। यदि नंबर ऑफ टर्म, यदि इवेंट टर्म्स रहता है, यदि 10 रहे 12 रहे तो उसके बीच में दोनों बैठता है उसको ले लेंगे। और यदि विषम बार रहे, 9 रहे 11 रहे, उस केस में तो इजी से पता चल जाएगा। ठीक है, मोड कहने का मतलब बहुलक, बहुलक कहने का मतलब उस सीरीज में जो नंबर दिया उसमें से जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर डिजिट यूज हुआ है उसी को हम लोग बहुलक बोलेंगे, मोड बोलेंगे। परिसरण, रेंज, सॉरी परिसर, रेंज, रेंज क्या है, तो जो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, अब आया मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन में क्या बोले थे दोस्तों कि मीन डिविएशन में जो संख्या दिया रहेगा और जो माध्य निकला है आपका, मीडियन जो, सॉरी माध्य जो निकलेगा, मीन निकलेगा, तो संख्या और मीन के अंतर का योग, संख्या और मीन के अंतर का योग बटे कुल पदों की संख्या, संख्या और मीन के अंतर का योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर मानक विचलन निकलेगा। ये इसके टर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब दिया रहेगा क्वेश्चन तब। ठीक ना, तो दूसरा है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या बोले कि सेम उसी तरह से संख्या और माध्य, संख्या और माध्य के अंतर के वर्गों का योग, संख्या और माध्य के बीच के अंतर के वर्गों का योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा। ठीक ना, ये स्क्वायर हो जाता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ वर्गमूल ऑफ विचरण का वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया, फिर क्या बचा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, एसडी, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मीडियन, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है वही आपको निकालना होता है। ठीक ना, यानी कि देखो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एसडीएम एक पद होता है ना, एसडीएम ध्यान में रखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक जो होता है एसडीएम होता है, एसडीएम ध्यान में रखना है। एसडीएम मतलब, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो एग्जाम में पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल को, जो खास करके रेलवे में पूछा गया, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, आप लोग क्वेश्चन को भी देखिए, प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में, ताकि इस चैप्टर को आज पूरा तरह से खत्म ही कर दें, ताकि आपको दोबारा कभी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को ना देखना पड़े। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, समझ में आ गई ना सारा बात, मीडियन क्या निकलते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, सारा चीज समझ में आ गया है तो सारा क्वेश्चन इजी से बन जाएगा, समझना है। कुछ प्रैक्टिस भी जरूरी था। देखिए आप
थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लें, लेकिन मैथ में यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते ना दोस्तों तो मैथ कभी सही नहीं होता है। तो मैथ में प्रैक्टिकल जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये जो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे लगभग क्वेश्चन हिंदी में है, तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो गए वो टेंशन में नहीं आना है। सारा क्वेश्चन का जो आपको डाटा है कुछ समझ में ज्यादा नहीं आने वाला है, ज्यादा बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा से रिलेटेड आपको समझ में आ ही सकता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। जहां पे नहीं समझ में आएगा उस टर्म का हम इंग्लिश आपको बता देंगे। तो देखो कह रहा है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन से कहता है कि 10 9 8 7 10 और 16 का मैथ निकालें। मैथ निकालने का मतलब मीन निकालना है, आपको क्या निकालना है, मीन। अब मीन का मतलब देखो कितना बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। अब देखो मीन निकालना है आपको, तो मीन कहने का मतलब सिर्फ आपका क्या निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज निकाल दो तो कितना हो जाएगा, देखो 10 और 9 कितना 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 में से 3 चल जाएगा 30, 34 44 44 और यहाँ पे कितना 6 50 60 हो जाएगा टोटल सम। और संख्या कितना देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 10, यानी कि इसका माध्य कितना निकल जाएगा 10। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना, आपका प्रैक्टिस तब होगा जो भी क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लाएंगे, तो अब वीडियो को रोक करके पॉज करके आप उस क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश करें, बाद में आप आंसर को मिला लें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सिंपल सबको जोड़ कर लो, देखो कितना हो जाएगा, देखो सबको जोड़ेंगे तो -3 -2 -5 और -5 -10, तो -10 से यदि देखें तो -10 से ये 10 हो जाएगा क्या कैंसिल, माइनस से 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। अब इसको जोड़ लो तो 7 5 12 12 और 1 13 13 और 8 कितना हो जाता है 21, तो 13 और 8 हो जाएगा 21। तो 21 को आप 10 से डिवाइड कर लो, कितना संख्या टोटल 10, निको हो जाएगा कितना 2.1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.1। कुछ नहीं करना था, सिंपल जोड़ करके डिवाइड कर देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो इसका तो मैथ दे रखा है, मैथ यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आपको डाटा निकालना है। तो सिंपल मैथ होता क्या है, एक तरह से एवरेज। तो सबको जोड़ लो 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 प्लस मान लें कि ये x है, बटे कितना संख्या हो गया 1 2 3 4 5 बटे कर दो, इतना बराबर आपको दे रखा है 16। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो 3 और 2 5 और 6 11 11 और 8 11 8 19 का हो जाएगा 9, बच गया कितना 1, तो 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 69 प्लस x इजिकल टू 16 से इसको करेंगे 16 25 हो जाएगा 80। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर जाकर के माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 11, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए आगे देखो, एक ही टाइप का हम पहले सब चीज देखो, अभी सिर्फ मैथ है ना, सारा क्वेश्चन होगा इसमें, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एक एक चीज समझने के लिए आप लोग को हम साथ साथ में लाए हैं, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है समझना, इस क्वेश्चन में है क्या, देखो कहता है क्या कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य निकालें, यानी कि जब पॉजिटिव फैक्टर है, यानी कि 28 का जो पॉजिटिव फैक्टर बोलेंगे इसको इंग्लिश में क्या, पॉजिटिव फैक्टर्स जो होगा उसका मीन निकालना है। तो 28 का जो पॉजिटिव फैक्टर होगा दोस्तों वो क्या क्या होगा, फैक्टर मतलब दो नंबर, यानी कि दो ऐसा नंबर का मल्टीपल जिसका मल्टीपल करने पर 28 आता हो। तो सबसे पहले इसको फैक्टर देखो क्या क्या आएगा, 1 और 28 आएगा, आएगा ना। फिर से क्या आएगा, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर क्या बनेगा 2 और 14 बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा तो 4 और 7 कट जाएगा 4 से, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, फिर 7 से 4 में कटेगा, यही इसका आपको क्या निकालना है दोस्तों, मैथ। तो मैथ निकालने के लिए देखो सबको जोड़ लो, 1 प्लस 28 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन कितना टर्म हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो 28 रख लो, 28 और 1 29 29 30 31 31 और 4 हो जाएगा कितना 35 35 और 10 45 45 और 4 हो जाएगा कितना 45 और 49 49 और 7 हो जाएगा 56। तो 56 बटे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो कि 9 6 9 54 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 6 दूनी 18 6 3 18 यानी कि 6 9.3। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 9.3। सिंपल था, आपको दे रखा था कि 28 का गुणनखंड, तो गुणनखंड ए भी है,
ए भी है और ए भी है, इसका माध्य पूछ रहा था। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यदि नहीं समझ में आएगा तो ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह से। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मध्य निकालने के लिए आपको नहीं पूछ रहा है, ठीक है, आपको कह रहा है कि वो जो संख्या है उसके बीच की संख्या क्या है, वो आपको पूछा गया है। जैसे यहाँ पे 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 जो है, तो जो बीच की संख्या है वो आपसे पूछा गया है और आपको दे रखा है कि इसका मध्य तो आपको दे रखा है, औसत तो दे रखा है। आपको कह रहा है कि 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स जो है, 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो 10 है, तो मिडिल नंबर्स क्या है, ठीक ना। तो सिंपल देखो, इसको बनाने का बहुत सा तरीका होता है दोस्तों, आप सिंपल समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसको बचाने का बहुत सारा तरीका होता है। आप जब एवरेज पढ़ेंगे तो वहां पे सब चीज आपको बताया जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 5 है, और एवरेज आपको दे रखा है कितना, 10। एवरेज दे रखा है कितना, 10। इसका मतलब समझो कि जो संख्या होगा वो कैसी संख्या होगा। जब एवरेज 10 है, इसका मतलब इसके जस्ट आगे वाला संख्या रहा होगा 11, इसके आगे वाला 12, उसकी जस्ट पीछे वाला यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, ठीक ना। तो कह रहा है कि बीच की संख्या क्या है, तो बीच की संख्या 10 आंसर ही हो जाएगा इसका। इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। देखो अगला संख्या क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ये एक डाटा दिया है, एक आंकड़ा दिया है, इसका माध्यिका क्या है। अब मीडियन आपको पूछा है। अब मीडियन के लिए तो आपको बता दिए ना कि क्या पता है मीडियन के लिए, सिर्फ आपको अरेंज करना है, उसके बाद देख लेना है बीच में कौन है। तो अरेंज करके लिखते हैं इसको, ठीक ना। अरेंज करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे देख लो, इसको अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा संख्या तो 0 है, उसके बाद 1 है, 1 कितना बार है, 2 जगह पे 1 आया है। उसके बाद देखो 4 3 है 2 बार, ठीक ना। उसके बाद 4 है 3 बार। उसके बाद आपको देखो 7 है और 8 है। एक बार आपको गलती ना हो इसलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम सही। अब बीच की संख्या बोले थे कि मीडियम का में 10 10 है, तो 10 10 रहेगा तो कौन सा टर्म होगा, पांचवा टर्म और छठा टर्म। तो 1 2 3 4 पांचवा टर्म और छठा टर्म, ये दोनों टर्म लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 + 4/2, यानी कि हो जाएगा 3.5। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3.5, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है आगे देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब देखो इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, मध्य की संख्या। अब यहाँ पे देखो इसको भी तो आपको अरेंज करना है। सबसे इसमें मेन जो होता है अरेंज करना होता है। आप कैसे इसको अरेंज करते हैं, कोई टर्म छूटे ना, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी इसमें कोई ज्यादा ये है ही नहीं, आपको पता तो चल ही गया। इसको देखो अरेंज करते हैं अच्छा से हम लोग। सबसे छोटा इसमें से क्या दिख रहा है, देखते दोस्तों 17 दिख रहा है ना। सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, 17 दिखा, ठीक ना। 17 के बाद क्या दिखा, 18 भी दिखा हुआ है। 17 18, 18 के बाद देखो क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर 18 के बाद देखो 18 के बाद क्या दिखा, नहीं दिखा और कहीं। 19 भी नहीं दिखा। 20 देखो जो जो हो गया है, 17 18 से काटते चलो। फिर देखो 20 नहीं है, 21 नहीं है, फिर से देखो 23 भी नहीं है। फिर इसको क्या दिखा, 24 दिखा। फिर क्या दिखा, 24। फिर क्या दिखा, 24 एक ही जगह पे है, ठीक ना। फिर आपको क्या है, 25। फिर आपको क्या दिखा, 25, इसको भी काट दो। फिर आपको देखो 26 नहीं दिख रहा है, 27 दिखा, ठीक है, 27 दिखा। फिर देखो यहाँ पे देखो नहीं दिखा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। 28 भी नहीं है। फिर क्या है, 29 है। फिर आपको क्या है, 29, फिर 29 लिख लो। उसके बाद देखो क्या बचा है, 30। यहाँ पे 3 वैल्यू बचा हुआ है, यहाँ पे 3 वैल्यू बचा हुआ है, यहाँ पे 1 वैल्यू बचा हुआ है, यहाँ पे इतना है। तो 29 हो गया। उसके बाद देखो 30 नहीं है, 31 नहीं है। अब डायरेक्ट क्या है, इसमें से देखो 42 है यहाँ पे, और 42 से छोटा फिर इसमें से कोई नहीं है। तो 42 3 बार आया हुआ है, 42 42 42 है ना। देखो ये भी 42 खत्म, ये भी 42 खत्म, 1 2 दो ही बार है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। और तो कोई नहीं है, 42 दो ही बार था 42। उसके बाद देखो 42 भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, 48 बचा है, 48। 42 के बाद फिर क्या होगा, 48। 48 के बाद फिर क्या हो जाएगा, देख लो ये खत्म हो गया। 48 के बाद यहाँ पे बचा कितना, 63।
48 के बाद 63, उसके बाद फिर बचा 65, फिर 65 के बाद हो जाएगा कौन सा 69, 65 के बाद 69, उसके बाद देखो बच गया कितना हो जाएगा 89, 79, उसके बाद हो जाएगा कितना 87, उसके बाद हो जाएगा 98। ये सारा लगभग हो गया। देख लो एक बार काउंट करके देख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ यही ध्यान में रखना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एकदम लिख लिए सही। जब 15 लिख लिए हम तो एकदम देखो क्या हो जाएगा 15 जब हो गया ना n बराबर क्या है 15 है तो 7 नहीं होगा 8वां टर्म हो जाएगा n + 1/2। 8वां टर्म तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या इसका आंसर हो जाएगा 42। इसका आंसर ही क्या हो जाएगा 42। में आगे सिर्फ आपको अरेंज करके लिखना है, जितना जल्दी आप अरेंज कर लेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखो नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन का भी आपको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। अब इसका भी मीडियन निकालना है तो इसको भी अरेंज करके लिखो। अरेंज करके देखो लिखो कितना है 3 है, सबसे छोटी संख्या कितना है 3 है, उसके बाद 3 फिर से है, उसके बाद देखो 3 के बाद छोटा है कितना 5, 5 देखो एक यहाँ पे है 3 हो गया 5 हो गया, 5 के बाद आपको छोटा क्या दिख रहा है 8। देखो यहाँ पे लिख रहा है क्या 3 है 5 है 7 है 8 है 9 है 11 12। ये देखो अब सिंपल देखो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे आपको पूरा अरेंज करके दिया हुआ है ना। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखो पूछा हुआ क्वेश्चन से बहुत बार। अब ये डायरेक्ट देखो तो आरोही क्रम में है ना, बढ़ती क्रम में 3 3 5 देख लो 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12 बढ़ती क्रम में ही सारा चीज, कहीं पे आपको अरेंज करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो जब अरेंज पहले से किया रहेगा तो उसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ देख लो कितना टर्म है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म है, यानी कि छठा टर्म मेरा हो जाएगा पाइथी का। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा छठा टर्म 8। तो आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल देखो क्या है। अब देखो अगला सवाल में क्या कह रहा है कि यदि संख्या इतना जो है आरोही क्रम में आपको दे रखा है पहले कि ये बढ़ते क्रम में है। ये किस क्रम में है बढ़ते क्रम में। ये जो संख्या है वो बढ़ते क्रम में है, आपको क्रम पहले ही दे रखा है और उसका जो मीडियन है माध्यिका है 13 है। तो x के जगह पे क्या है। देखो बहुत अच्छी सवाल है पूछा गया है। कह रहा है कि यदि संख्या 3 6 7 11 x 15 19 20 25 और 28 आरोही क्रम में है बढ़ते क्रम में है तो उसका मीडियन 13 है तो x की जगह पे क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो बढ़ते क्रम में है तो आपको सिंपल देखो कि 13 है तो आपका मीडियन आना चाहिए कितना, सिंपल देख लो। तो इसको देखो कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म है ना। तो 10 टर्म है तो आपको पता है ना कितना हो जाएगा पांचवा और छठा। तो 1 2 3 4 पांचवा और छठा ये दोनों का सम यानी कि x + 15/13 x + 15/2 ये गया क्या निकलेगा इसका मीडियन और इतना है बटे क्या कर लेना है इतना इक्वल टू आपको दे रखा है मीडियन 13। ये कितना हो जाएगा x बराबर 26 में से चल जाएगा 15 तो कितना बचेगा बता दो 11। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 11। ठीक है समझ में आ गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था क्योंकि आपको बीच की संख्या का योग बराबर क्या निकलता था माध्यिका आपको बता चुके हैं। ठीक ना चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरोही क्रम देख रहे हैं बढ़ते क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों का जो एक प्रेक्षण दिया गया है, एक डाटा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया वो आरोही क्रम पहले से ही आप कह रहे थे। तो आरोही क्रम में है एक सेट दिया गया है, इसका माध्यिका 17 है, मीडियन कितना है 17 है तो x की जगह पे कितना आएगा। जब भी आरोही क्रम में दिया हुआ है सिर्फ देखो कितना टर्म है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो गया 6 7 8 9 10 यहाँ पे भी 10 टर्म है। तो 10 टर्म है। अब बता दो 10 टर्म है तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा पांचवा टर्म और छठा टर्म का सम बटे 2। तो देखो 1 2 3 4 पांचवा टर्म है x + 1 और छठा टर्म है कितना +x + 3 बटे 2 और यही माध्य बराबर आपको दे रखा है कितना माध्यिका बराबर 17। तो कितना हो जाएगा बता दो यहाँ पे 2x + 4 = 34
इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 15, इधर 30 इससे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 15। इतना इजी सवाल है, सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। आगे देखो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए, ठीक ना। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। देखो ये जो एक तरह से है ना वो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझना है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग किया हुआ। कहता है कि एक निम्नलिखित पद जो है टर्म्स का है, मीडियंस जो है मीडियन है निर्धारित की गई थी, यानी कि 32, 12 इतना इतना को निर्धारित किया गया था। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह पे गलती से 17 लिख लिया गया था, 29 की जगह पे गलती से 17 लिख लिया गया था। तो अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगा। सिंपल देखो, जब इससे इसको निकाला गया होगा तो उसको बढ़ते क्रम में हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखे होंगे बता दो। सबसे छोटा इसमें से क्या दिख रहा है आपको 12, फिर क्या दिखा 17, फिर क्या दिखा 23, 12 17 फिर दिखा 23, 12 हो गया 17 हो गया 23 हो गया, फिर क्या दिखा आपको 25, फिर क्या दिखा बता दो 28, फिर क्या दिखा होगा 28, उसके बाद दिखा होगा 32, उसके बाद दिखा होगा 43। देखो कितना संख्या था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से जब इसको लिखा गया था, ठीक ना, तो उस केस में कुछ माध्यिका बताया। उस केस में माध्यिका कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7, उस केस में माध्यिका कितना था 3 इधर 25 होना चाहिए था। वही आपको कह रहा है कि इसका जो माध्यिका था, इसका जो है माध्यिका निर्धारित की गई थी। इसे भी इस तरह का माध्यिका 25 निर्धारित किया, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह पे गलती से 17 लिख लिया गया था। यानी कि ये 17 नहीं है, ये कितना है 29 है, 17 नहीं है, कितना है 29 है। अब इसको जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले लिखाएगा 12, उसके लिखाएगा 23, उसके लिखाएगा 25, उसके लिखाएगा 28। अब यहाँ पे 29 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद होगा 32, उसके बाद होगा 43। अब देखो तब इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, टर्म तो वही है, साथ ही है, तो 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा इसका 28। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 28, ठीक है। यानी कि जो 29 17 लिखा गया था यही पे आ गया था, लेकिन 29 लिखेंगे तो 29 यहाँ पे आकर शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसको अरेंज करो, सिर्फ अरेंज करो। देखो सबसे इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा करना है, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन हो जाएगा देख लो। देखो आपको फ्रैक्शन में पता करना चाहिए कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। 1/4 जो है इसमें से लगता है सबसे छोटा है, तो 1/4 करो, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 1/4, फिर से 1/4 है 2 बार, ठीक ना। उसके बाद क्या है 3/4, 3/4 बराबर होता है 75%, पता है ना 75%। इसको देखें तो यह 75%, और 1/4 जो होता है 3/4 75% होता है। और यहाँ पे देखें 1/2 70%, ये है 1/2 तो 3/4, ठीक है। तो 3/4 से छोटा है ना 1/2, तो क्या होगा उसके बाद 1/2 होगा बड़ा। उसके बाद 1/2 कितना बार है 1 2 3 बार है 1/2, उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 3/4 कितना बार 1 2 बार, उसके बाद है 1 बार 1, उसके बाद 1 बार है 2। देखो कितना टर्म हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बढ़ते क्रम में सजाए। सबसे छोटा देखो, इसलिए यहाँ पे सबसे अभी इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा आपको पता करने के लिए आना चाहिए। इसका वैल्यू देखो 25%, इसका 25%, इसका 50%, इसका 50%, इसका 75%, 75%, 100%, 200%, परसेंटेज में निकाल करके हम लोग देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। माध्यिका देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो जो होगा पांचवा टर्म वही हो जाएगा माध्यिका। तो 1 2 3 4 पांचवा टर्म, यानी कि 1/2 इसका क्या निकलेगा माध्यिका, ठीक है। अगला जो सवाल है ना आपको उसमें क्या पूछा गया, बहुलक भी पूछा गया है, मोड की पूछा गया है, मोड और मीडियन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मोड के लिए तो हमको सिर्फ देखना था कि कौन ज्यादा बार यूज हुआ है, वही ना। और माध्यिका के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो एक बार अरेंज ही पहले कर लेते हैं तभी दोनों क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा। तो अरेंज कर लेते हैं। देखो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है आपको 3, और 3 कितना बार है देखो 1 2 3 बार है, 3 कितना 1 2 3 बार। उसके बाद देखो 4 एक ही बार है,
उसके बाद 4, 5 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 5 है 1 2 3 4 बार, ठीक ना। उसके बाद 6 है 2 बार, 6 है कितना बार, 2 बार, 6 6, उसके बाद है 7। देखो कितना टर्न हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब इसका देखो बहुलक, बहुलक करने का मतलब क्या है, जो ज्यादा बार यूज हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा यूज हुआ है बता दो, 5 ना। 5 कितना बार यूज हुआ है, 4 बार, तो बहुलक तो 5 होगा, 5 5 ऑप्शन इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक ना। अब देखो उसके बाद माध्यिका, माध्यिका देखो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो छठा टर्म हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म क्या होगा, 5, तो 5 5 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 5 5। समझ में आ गया। बहुलक कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, और माध्यिका कहने का मतलब जो सबसे बीच में हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से, इसको लिखेंगे आंकड़ों का बहुलक तथा मोड, माध्यिका लिखेंगे, मोड तथा मीडियन लिखेंगे। तो देखो इसमें सिंपल समझो कि बहुलक जो होगा वो कितना होगा, तो इसको अरेंज करो। देखो -3, सबसे पहले क्या होगा, -5, फिर -3, फिर -2, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद फिर क्या है, 1 के बाद 4 2 बार आया है, 4 कितना बार है, 2 बार आया है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 10। देख लो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों बार बार हम काउंट कर रहे हैं, उस काउंट करने का एक मकसद होता है, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि थोड़ा सा गलत हो जाए, इसकी वजह से आपको नेगेटिव नंबर न मिल जाए, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा काउंट कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझने में आने, समझ में तो आ ही गया है, ताकि आपका एग्जाम में नेगेटिव नंबर ना आ जाए, ठीक है ना। हम देखो इसका बहुलक जो है, बहुलक सबसे ज्यादा बार यूज क्या हुआ है, 4 यूज हुआ है, तो बहुलक तो 4 होगा, ठीक ना। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा था 4 का, तथा इसका माध्यिका, तो माध्यिका देखो कितना टर्म है, 10 है, तो क्या हो जाएगा, पांचवा और छठा टर्म, तो 1 2 3 4 पांचवा, ये दोनों का सम का हाफ, तो 1 + 4/2 यानी कितना 2.5। देखो सारा का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, कुछ भी आपको देखो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे दम है नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुलक पूछा गया आपसे, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक निकालें, बहुलक आने की मोड निकालना है। तो मोड निकालना है, देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा यूज हुआ है, 100, देखो कितना बार यूज हुआ है, 1 2, ऑप्शन क्या क्या है, 100 90 140 और 20 120, यही चेक करेंगे हम, सभी को क्यों चेक करेंगे। तो 100 देखो 1 2 बार यूज हुआ है, 3 बार यूज हुआ है, 100 3 बार यूज हुआ है, ठीक ना। 100 कितना बार है, 3 बार। 140 देखो 140 1 बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, नहीं 140 तो खत्म हो गया, ताकि 130 से ज्यादा जो होगा वही आंसर होगा, तो 3 वाला होगा। फिर 90 देखो 1 बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, देखो 90 भी नहीं होगा। उसके बाद 120, 120 देखो 1 बार यहाँ यूज हुआ है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और 4 बार, देखो 120 4 बार हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 120। समझ में आ गई बात, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका बहुलक ज्ञात करना है, निम्नलिखित आंकड़ों का मोड ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका मोड देखो कौन सा ज्यादा बार, देखो 80 90 110 120, जब भी बहुलक ज्ञात करना हो ना, तो जो जो ऑप्शन उसी को हम लोग चेक कर लेंगे। तो 80 देखो कितना बार यूज हुआ है, 1, ठीक है, 2 3, 80 है 3 बार यूज हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखो 110, 110 एक ही बार हुआ है, होगा ही नहीं। 90 देखो 1 2 नहीं होगा, 120 देखो एक ही बार हुआ है, तो 80 आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक ना। देखो अभी इस आंकड़े में देखो, इसमें आपको बहुलक देखना है, मोड देखना है, क्या देखना है, मोड। क्या होगा मोड, देखो तो जो ज्यादा बार यूज हुआ है, तो देखो 1/4, 1/4 कितना बार यूज हुआ है, एक जगह पे, दो जगह पे, इसका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। उसके बाद है 1/2, देखो 1 2 3, ये तो 3 निकल गया, यानी कि ये तो कहानी खत्म। उसके बाद देखो क्या है, 3/4, 3/4 एक 2 बार यूज हुआ, ये भी नहीं होगा, एक तो सिर्फ यहीं पे यूज हुआ, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रेंज निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, रेंज।
तो रेंज कहने का मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, देखो 1 दिखा, और सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सा दिख रहा है, 21 दिख रहा है। तो 21 माइनस 1 आने की आंसर कितना हो जाएगा, 20। इसका रेंज कितना हो जाएगा, 20। देखो अभी तक का जो सवाल आप लोग देखे ये तो ठीक था, जो सवाल अभी तक देखें, लेकिन अब जो सवाल है थोड़ा सा आपको समझना है सब में, ठीक ना। क्योंकि मीन मीडियन मोड तक तो आप लोग को बोले थे सही है, रेंज तक ठीक था, उसके आगे देखो अभी इस क्वेश्चन में समझना है। देखिए इधर समझो क्या कहा जा रहा है। कहता है कि एक वितरण का माध्य, माध्य कहने का मतलब मीन जो है, मीन जो है 20 है, 20 है, और उसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो उसका विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा। आपको बताए थे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है एसडीएम। आधा या अभी कुछ क्या बताए थे, एसडीएम। तो एस कितना है इसमें से बता दो, एस यानी कि मानक विचलन कितना है, 4 है, और माध्य का कितना है, 20 है, गुना 100। तो 4/5, 4 आने की 4 से कट जाएगा 5 बार में, 1/5 कितना होता है, 20%, यानी कितना हो जाएगा, 20%। आपको बोले थे कि जो पूछेगा आपको मानक विचलन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो परसेंटेज में आंसर रहता है जनरली उसका, इसमें रहता है परसेंटेज में, ठीक है। चलिए आगे देखो, सेम उसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है कि एक बंटन का माध्य जो है, मीन जो है, ठीक ना, मीन दे रखा है 21, उसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 7 है, तो विचलन गुणांक कितना होगा। देखो फिर से वही क्वेश्चन, तो क्या कर देना था बता दो, 7/21 इंटू 100, बस आंसर 1/3। 1/3 कितना हो जाता है, 1/3 हो गया, यानी कि 100/3%, 33 पूर्णांक 1/3%, यानी कि आंसर हो गया। कुछ करना ना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है दोस्त। आप लोग परेशान थे कि स्टैटिक्स बताइए सर, स्टैटिक्स बताइए, एकदम इजी सवाल है। आप लोग को समझ जो गए होंगे ना, जो वीडियो को ध्यान से समझे होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, उसको लाइफ में कहीं भी इस चैप्टर से दिक्कत नहीं होगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन जो है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन 4.5 है, तो उसका प्रसरण क्या होगा, वेरिएंस। अभी देखो आया वेरिएंस। आपको बताए थे कि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या हो जाता है बता दो, वेरिएंस आने सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो वेरिएंस का क्या हो जाता है, यानी कि जो मानक विचलन होता है और प्रसरण का स्क्वायर रूट होता है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, मानक विचलन दिया हुआ है। अरे आपको इसका मतलब ये भी आप लिख सकते हैं ना कि जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का फिर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो, बताए थे ना आपको। तो जो मानक विचलन आपको दे रखा है कितना 4.5, तो प्रसरण पूछ रहा है इसका स्क्वायर कर दो, तो 4.5 का स्क्वायर कर दो मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा बता दो। अब 45 का स्क्वायर इसको नहीं आता है, क्या करेंगे 5 वाला स्क्वायर कर लिख लो, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 25 5 चौक 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20.25, तो आंसर हो जाएगा 20.25। सिंपल, ये ध्यान में रखना है किसका किसका, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे का स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था, आप लोग को और भी यदि इस टॉपिक में कहीं पे भी कुछ दिक्कत रहा होगा तो आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन यदि होगा तो कमेंट में करके बताना। हमको नहीं लगता है कि इसके बाद आप लोग को बहुत सारा स्टैटिक्स में जो है क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। यदि एक बंटन का मानक विचलन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 9 है, तो विचलन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। फिर से देखो वेरिएंस पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा बता दो, इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। सिंपल सी देख के हमें पता चल गया जा रहा है ना, यानी कि वेरिएंस बराबर क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, बस देख के आंसर लिखो, कितना हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है कि एक जनसंख्या का स्टैंडर्ड विचलन 6.5 है, कितना है 6.5 है, तो इसका प्रसरण कितना होगा। अब देखो 6.5 है, इसका स्क्वायर कर दो निकल जाएगा 6.5 का। फिर से वही क्वेश्चन, वेरिएंस बराबर क्या होता है एस डी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो 65 का स्क्वायर,
जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर 25 और जो इधर है उसमें एक बढ़ा करके 42, तो हो जाएगा 42.25 इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 42.25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं दोस्त। नहीं समझ में आएगा तो आप ध्यान से एक बार पहले वीडियो जो हम बताए हैं मानक विचलन क्या होता है सारा चीज का देखिएगा, उसके बाद आपको खुद से लगेगा कि ये तो बहुत इस सुनो है। ठीक ना, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कहता है कि ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बोले थे कैसे निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं दोस्त? तो सबसे पहले देखो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बोले थे संख्या और मीन के अंतर के स्क्वायर का योग ना, स्क्वायर का योग। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? इसका मीन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मीन। ठीक ना, तो मीन निकालो। तो सबको जोड़ेंगे तो देखो 10 कितना बार यूज हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी कि हो जाएगा 50 प्लस देखो कितना है 9 कितना बार हुआ है? 1 2 कितना हो जाएगा? 18 और 11 कितना बार हुआ है? 2 बार 22। 18 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 22 30 और 40 हो जाएगा। बटे कितना नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर है। तो 90 को 9 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा बता दो? 90 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 को से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 10, यानी कि इसका मीन जो निकला वो क्या निकला? माध्य जो निकला वो 10 निकल गया। अब देखो वेरिएंस के लिए आपको क्या कहे थे कि माध्य और संख्या के बीच के अंतर के वर्ग का योग। ठीक ना, तो इसके बीच के अंतर कितना होगा? देखो तो यहाँ पे देखो 10 में से 10 यानी कि इसके बीच का अंतर कितना है? 1। तो 1 का देखो 0 ना, 10 में 10 चल जाएगा कितना? 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे भी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे कितना आएगा? 1। 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना? 0, फिर से 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर से यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से कितना? 1 का स्क्वायर, फिर से कितना देख लो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 कितना बार आया? 1 2 3 ही जगह पे आएगा ना 1, कि 4 जगह पे आएगा? देखो 1 4 जगह पे आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 9। तो बता दो कितना हो जाएगा? तो वेरिएंस जो हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा? 4/9। तो 4/9 हो गया वेरिएंस इसका। ठीक ना, तो ये हो गया वेरिएंस। तो सबसे वेरिएंस निकल गया। वेरिएंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकलेगा? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो गया स्क्वायर रूट बटे 4/9, यानी कितना हो जाएगा? 2/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक डाटा सेट का प्रसरण जो है, एक डाटा सेट का जो प्रसरण है 144 है, तो उसका मानक विचलन क्या होगा? ठीक है, एक डाटा सेट का जो प्रसरण है 44 है, तो उसका मानक विचलन क्या होगा? यानी कि एसडी क्या होगा? वेरिएंस जो है वो कितना है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? वेरिएंस 144 है। तो आपको बोले दोस्त कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक ना, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। अब देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 144 का स्क्वायर रूट कर दो तो कितना निकलेगा? 12। अब देखो आपको 12 जो निकला, यहाँ पे दो कंडीशन है, आपको प्लस माइनस भी दिया हुआ है आंसर, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके पास है, एक प्लस माइनस 12 और एक सिर्फ पॉजिटिव 12। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी नंबर। समझ में आ गई बात? आपको प्लस माइनस 12 नहीं देना है आंसर, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि 14 परीक्षण जो है और जो ऑब्जर्वेशन का माध्य दे रखा है। आप सिंपल देखो माध्यिका से क्वेश्चन से, माध्यिका का नहीं मतलब सॉरी माध्य से क्वेश्चन से, एवरेज से क्वेश्चन से। कहता है कि 14 परीक्षण का माध्य कितना है? 11 है। इनमें एक परीक्षण और जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है। तो 15वां परीक्षण क्या है? एक तरह से ये एवरेज का क्वेश्चन से मेरे दोस्त, एवरेज जो पढ़े होंगे ना उसको इजी से समझ में आ गया। समझो कि यहाँ पे कह रहा है कि 14 संख्या कोई है, 14 परीक्षण का एवरेज 11, माध्य मतलब एवरेज 11 है। इसमें से एक और जोड़ दिया जाता है, एक और जोड़ दिया जाता है तो नया एवरेज 12 हो जाता है।
तो संख्या क्या है समझना है अच्छा से, दोनों तरह से बताएंगे। देखो एक तो इसका बेसिक सॉल्यूशन यदि हम करेंगे तो क्या होगा, देखो 14 का माध्य 11 है तो टोटल कितना हो जाएगा बता दो। टोटल जो होता है 14 संख्या है उसका एवरेज से गुना कर देंगे टोटल निकल जाएगा। अब कहता है कि इसमें एक परीक्षण और जोड़ दिया जाए तो न्यू जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा बता दो दोस्तों। तो न्यू जो टोटल होगा उस संख्या कितना हो गया, 14 पहले था, एक जोड़ दिया तो 15, और अब इसका माध्य हो गया 12, यानी कितना 15 गुना 12 करेंगे तो 15 30 का 0 बच गया 3, बच गया कितना 3, 15 के 15 3 18 100 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बता दो, 4 5 1 154। तो कहता है कि 15वां, तो जो जोड़ा ये 14 का सम था और ये 15 का सम है, तो जो डिफरेंस रहेगा वही रहेगा। तो डिफरेंस है कितना 26, आंसर कितना हो जाएगा 26। ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन था, लेकिन थोड़ा सा आप समझते हैं तो आपको ऐसा करना ही नहीं था। समझो एवरेज मेंटेन करने के लिए, बात एवरेज मेंटेन करने के लिए आपको आता है अगर, तो करना क्या था कि समझो कि 14 प्रेक्षण जो है उसका एवरेज 11 है, 15वां प्रेक्षण आया तो नया एवरेज 12 हो गया। समझो कि जो 15वां आया वो 11 ही होता, जो 15वां आया उसका वैल्यू जो है 11 ही होता तो एवरेज नहीं बढ़ता नहीं घटता, समझ रही ना बात। लेकिन उसके आने से एवरेज बढ़ा है, एवरेज बढ़ना मतलब प्रत्येक का बढ़ जाना, ठीक ना। तो उसके आने से एवरेज बढ़ा है, बढ़ा कितना से है 1 से, और एवरेज बढ़ा प्रत्येक का बढ़ा दिया यानी कि वो 11 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो 1 बढ़ा है, और 11 15 14 परीक्षण यहाँ था, एक पूरा आ गया 15 परीक्षण, यानी कि 15 का एक एक बढ़ा दिया, यानी कि वो 15 बढ़ा रहा होगा। तो 11 प्लस 15 आने के आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 26। तो कोई मल्टीपल वगैरह करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आप लोग को सांख्यिकी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे को भी फैलाएं। और अभी भी अगर स्टैटिक्स में आपको कुछ प्रॉब्लम होता हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम उस क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।